नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 डिबेट शो में सबका हिसाब होगा में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में सियासी तपिश महसूस की जा रही है ठंड के इस मौसम में भी। बिहार में एक बार फिर से सियासी बदलाव की बयार बहती दिख रही है। सियासी पंडितों की माने तो नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी पलटी मारने का मन बना चुके हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, जिसमें आज का दिन बेहद खास रहा। दरअसल लालू के से सियासी ब्रेकअप की खबरों के बीच नीतीश कुमार राजभवन में हाईटी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो गया कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से पलटी मारने का मन मचा चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की नरमी का रुख दिखा रहे हैं, उससे भी यही लगने लगा है कि बिहार में नीतीश और बीजेपी की सरकार की वापसी हो सकती है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे परमानेंट तौर पर बंद नहीं किए जाते हैं। इन बयानबाजियों के बीच बिहार का सियासी माहौल गर्म है। जहां नीतीश का खेमा अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो लालू खेमे में सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल क्या है, आइए नजर डालते हैं और देखते हैं उन सवालों पर। जल्दी से नजर डालते हैं, सवाल लेकर आइए। नीतीश लालू का ब्रेकअप क्या तय हो गया है? बस इस पर ऑफिशियल मोहर लगनी बाकी है। 2024 के सियासी हालात, क्या नीतीश कुमार पहले ही भाप गए और उन्हें लग रहा है कि 24 में बीजेपी को रोकना नामुमकिन है तो एनडीए के साथ हो लिया जाए? पाला बदलने से फायदा बीजेपी को होगा या नीतीश को होगा? यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नीतीश कुमार अपनी और अपनी पार्टी की भविष्य देख रहे हैं? उनको लगता है आरजेडी के साथ वो सेफ नहीं है, एनडीए के साथ ज्यादा सेफ रहेंगे? क्या इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा? क्योंकि बीजेपी कह रही थी पहले दरवाजे बंद है नीतीश के लिए, लेकिन अब कह रही है कि परिस्थितियों के हिसाब से फैसला होता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी बयार बदलने के तगड़े संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारने का मन बना लिया है और जल्द ही वो लालू प्रसाद यादव को सियासी तलाक देकर बीजेपी के साथ फिर सरकार बनाते दिखेंगे। सूत्रों की माने तो इसके लिए नीतीश और बीजेपी के बीच बात फिक्स हो चुकी है, जिसके तहत सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। यानी नीतीश एक बार फिर से बिहार में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में होंगे। नीतीश अगर सियासी पलटी मारते हैं तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को होगा, जिनका तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना टूट जाएगा। बिहार में आज का दिन इसी तरह की सियासी सरगर्मी से लबरेज दिखाई दिया, जहां पर नीतीश कुमार जब हाई टी पार्टी में शामिल होने के लिए राजभवन पहुंचे तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। वहीं आरजेडी से नीतीश के तलाक की तस्वीर तब और पुख्ता होती दिखी जब नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने पहले तेजस्वी के नाम की पर्ची कुर्सी से हटा दी और फिर वो खुद इस कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो भी इस तरह का बयान देने से बचते दिखाई दिए। जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है। मुंह मीठा होगा बीजेपी के साथ। जलेबी खाइए, कह तो रहे गणतंत्र दिवस है, आज कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लेंगे। नहीं, ये इज दिस द प्लेस? नो, दिस इज राजभवन। यू डोंट टेक अ पॉलिटिकल क्वेश्चन हियर प्लीज। यहाँ पे नीतीश जी भी आए थे, लेकिन तेजस्वी जी नहीं आए। सवाल तो खड़े होंगे ही। तो वो बताएंगे। प्रतिपक्ष संवैधानिक पद का, संवैधानिक संस्था का और हम अपने राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करते हैं और जिस भी दायित्व पर रहते हैं मैं निश्चित तौर पर आता हूं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय पार्टी स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। वहीं कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सुशील मोदी के सुर भी बदले हुए दिखाई दिए, जिन्होंने कह दिया कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजा परमानेंट तौर पर बंद नहीं होता। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। नीतीश और बीजेपी के करीब आने से लालू प्रसाद यादव के खेमे में हड़कंप मचा दिखाई दिया। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि उन्हें नीतीश के पाला बदलने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो खुद नीतीश कुमार को स्थिति साफ करनी चाहिए। हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे, तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। सियासी गुलाटी मारने में महारथी माने जाने वाले नीतीश कुमार के बारे में दावा किया जाता है कि वो कब क्या फैसला करेंगे ये सिर्फ उन्हें ही पता होता है। हालांकि बिहार की सियासत में इसकी वजह से जो भूचाल आया हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ने फिर गुलाटी मारने का इरादा पक्का कर लिया है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुमित शशांक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज लाल मानू, नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव अपडेट देने के लिए शिवपूजन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपका रुख करेंगे, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। अभी के मौजूदा हालात में बड़ा अपडेट क्या है आपके पास दर्शकों के लिए? बड़ा अपडेट यही है कि कल तक नीतीश कुमार रिजाइन कर सकते हैं, परसों जो है शपथ ग्रहण हो सकता है। दूसरे खेमे में लालू प्रसाद यादव जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि नंबर गेम में किसी तरह से जो 8 की संख्या घट रही है उसे जुटा लिया जाए। और इसी बाबत जीतन राम मांझी जी को एक ऑफर दिया गया है कि मुख्यमंत्री आपको बना देते हैं। दलित चेहरा पे शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है उस पर क्या कहते हैं आक्रोशित नहीं होंगे। दलित चेहरा एक्सेप्टेबल एक चेहरा हो सकता है। तो ये पेशकश लालू प्रसाद यादव की तरफ से हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी डर सता रहा है कि कहीं उनकी पार्टी में भी भगदड़ ना मच जाए। और इस बाबत तमाम जो 19 विधायक हैं सबको पूर्णिया जाने के लिए कह दिया गया है। जी शिवपूजन, एक और सवाल, फॉर्मूला क्या तय हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, जो फॉर्मूला अभी फिलहाल तय हुआ है भाजपा के साथ, शुरुआत में तो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि विधानसभा को भंग करके और एक साथ ही लोकसभा के साथ यहाँ चुनाव करा दिया जाए, लेकिन वो फॉर्मूला जो है भाजपा एक्सेप्ट नहीं की। और उसके बाद अब जो फॉर्मूला डिवाइस हुआ है कि नीतीश कुमार की मंशा थी कि सुशील मोदी को लाया जाए, क्योंकि सुशील मोदी हर वक्त ब्रिज के रूप में काम करते हैं, वो डिफ्यूज करते हैं कोई भी टेंशन हो, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार के बीच में हर वक्त वो ब्रिज का काम करते हैं। तो सुशील मोदी जी का उप मुख्यमंत्री बनना ये लगभग तय है। फॉर्मूला के तहत यही है कि भाजपा जो है 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जाएगी। वजह साफ है कि भाजपा को भी कहीं ना कहीं 2015 के जो नतीजे आए थे उसका डर सता रहा था। ठीक है शिवपूजन, आपके पास वापस लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए डिबेट की ओर चलते हैं। सुमित शशांक, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे बिहार की सियासत में क्या होने जा रहा है? आप लोगों को जानकारी होगी, अब बता क्यों नहीं देते? अब दर्शकों को बताइए, बहुत इंतजार हो गया, बहुत सब्र हो गया, हमारे सब्र का बांध भी अब टूटा जा रहा है। कुछ बताइए, वहां से कोई खबर आ रही हो आपके पास? देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया के अनुसार अंत्योदय के लिए, ग्रामोदय के लिए कार्य करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नीति और एक उद्देश्य के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मध्यम परिवार से आता है, चाहे ग्रामीण परिवेश से आता है, चाहे वो समाज के अंतिम क्षेत्र से आता है, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से इंडी अलायंस रूपी भ्रष्टाचार का वृक्ष अर्थात कांग्रेस और इसकी ये जो शाखाएं हैं, जो परिवारवाद का पूरा जमात और समाज में जहर फैलाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहा है। ये भी समझने की बात है, लगातार आपने देखा होगा नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये लालू यादव के पूरे परिवार से आहत है। लगातार लालू परिवार के द्वारा उनके ऊपर किस प्रकार से टीका टिप्पणी की जाती थी, लगातार उनको अपमानित किया जाता था, यहां तक कि लालू यादव ने अपने बेटी से ट्वीट करवा के उनको अपमानित करवाया। तो अपमान का दंश तो वो झेल ही रहे। लेकिन रही बात बिहार की, तो बिहार के परिदृश्य में अगर बात होती है तो निश्चित रूप से बिहार का प्रत्येक नेता भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार आपको कबूल हैं? सवाल तो इस बात का है सुमित जी, सवाल इस बात का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कार्य करती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, जो भी हो रहा है, सवाल इस बात का है क्या आपको नीतीश कुमार कबूल हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से यही कहना है कि
कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भारत माँ को माँ मानने वाले जो लोग हैं और भारत को जो भारत के जो नीतीश कुमार अंतिम पायदान पे थोड़ी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वागत करती है, परंतु जो लोग भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का, यानी आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार सताए हुए हैं और नीतीश कुमार की मदद करने जा रही है बीजेपी। जहां तक मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं, मनोज लाल मानू जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि सुमित जी आप कुछ भी खुल के तो नहीं बता रहे। मैं मनोज जी से पूछ लेता हूं। मनोज जी, आप ही बता दीजिए दर्शकों को, जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, कोई खबर हो जो आप साझा करना चाहते हो। विवेक जी, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को जो उपस्थित हैं उनको शुभकामना। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है जी, तो देश के राजनीतिकों ने, बिहार के राजनेताओं ने नीतीश कुमार को बड़े नजदीक से देखने का काम किया कि उनका कोई भी डिसीजन जो होता है वह राज्य के हित के साथ साथ अपने पार्टी के नेताओं से जानकारी लेने के बाद, उनसे बैठक करने के बाद ही होता है। वो लगातार बैठक में रहते हैं। अब है कि किनको क्या बताया जाए। यहाँ जानने वाले, राजनीतिक परख रखने वाले सारे लोग समझ चुके हैं। तो जो समझ चुके हैं उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि किसी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार जी खुद स्पष्ट करें, शाम तक करें। शाम बीत गई, हम रात के खेमे में आ चुके हैं। तो मामला यहाँ स्पष्ट है। अब मामला स्पष्ट है तो इस चीज का खुलासा क्या करना है। हमने तो पिछले बार भी हमने तो हमेशा से इसे कहा है कि राजनीति का दूसरा नाम होता है संभावना, और राजनीति में अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके पाले में नहीं रहेंगे, उनके लिए खिड़की केवाड़ी बंद रखेंगे, तो वह आम जनता। मनोज जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मुझे लगता है इशारों में पूरी बात आपने बता दी है और मुझे लगता है दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे। मनोज जी ने बहुत बड़ा इशारा कर दिया और मुझे लगता है ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त के लिए इंडिया डेली लाइव पर, बिहार के हवाले से और बिहार के सियासत के ऊपर। बहुत बड़ी बात मनोज जी कह रहे हैं, इशारों में पूरी बात समझा दी है। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। विश्वास नहीं होता है नीतीश ऐसा करेंगे। नीतीश ने कल मिलने का वक्त नहीं दिया है। नीतीश कितनी बार पलटी मारेंगे, शिवानंद तिवारी निशाना साध रहे हैं। और हमारे पैनल पर मनोज जी कह रहे हैं कि हर चीज का वक्त होता है, राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी का बयान आपको सुनवाते हैं, यानी ये ब्रेकअप पक्का हो गया है और आपको बहुत जल्द ये ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से खेमा चेंज कर रहे हैं। सुनिए शिवानंद तिवारी का बयान। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? इसलिए पहले आने दीजिए। किस लिए गए हैं, क्या है? मीडिया में आ रहा हाई टी है। हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं। तो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं भाई विश्वास नहीं होता है नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। चपरासी तक कहता था बीजेपी दफ्तर का कि भाई उनके लिए दरवाजे बंद है। फिर नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर गए, किस हिम्मत के साथ वहां पर चले गए? शिवानंद तिवारी का सीधा सवाल। आरजेडी को तो बहुत बड़ा धक्का लगा है इस फैसले से। अगर ये फैसला बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जैसे मनोज जी ने इशारा किया, मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप पक्का हो गया और उधर एनडीए के साथ पैचअप पक्का हो गया। प्रेम कुमार जी बहुत निराश लग रहे। प्रेम कुमार जी इतने गुस्से में क्यों हैं आप? प्रेम कुमार जी, ब्रेकअप हो रहा है नीतीश कुमार का, पैचअप नीतीश कुमार कर रहे हैं, गुस्सा है आप बैठे हैं। पूरे मामले में ऐसा लग रहा है नाराज फूफा वाले किरदार में हैं आप। देखिए विवेक जी, नाराज भी होगी तो जनता होगी, बिहार की जनता होगी। एक्शन रिएक्शन बिहार की जनता देगी जी। लेकिन
जो हो रहा है, अगर ये मुकम्मल रूप से होता है कि नीतीश कुमार जी जाते हैं बीजेपी के पास, तो इसके क्या मायने हैं यही हम बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक ये कहती रही थी कि राम लहर है, राम लहर से वो पूरा जीत लेंगे। ये कह रही थी कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक से चुनाव जीत लेंगे। तो ये प्रश्न उठता है ना कि राम लहर और मोदी लहर के रहते हुए आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है। यानी नीतीश कुमार जब महागठबंधन में रहे तब कहा गया कि उनको क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी, अब वो बीजेपी में आ जाएंगे तो अब बीजेपी कहेगी कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, अब वो अधिक ताकतवर उनको दिखेंगे, महागठबंधन में कमजोर दिखते थे। तो ये सारी चीजें हैं, सबके सामने है, कोई बात छिपाने वाली तो है नहीं। आश्चर्य प्रेम कुमार जी, आश्चर्य मुझे इस बात से होता है कि राजनीति में देखिए परिस्थितियां कितनी तेजी से चेंज होती हैं। अभी कुछ समय पहले तक इंडिया अलायंस को खड़ा करने का जो दारोमदार था, जो दमखम था, जो कोशिशें थी, वो नीतीश कुमार की तरफ से नजर आती थी। ओडिशा जाना हो, दिल्ली जाना हो, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात करनी हो, कोलकाता जाना हो, पश्चिम बंगाल का दौरा करना हो, अलग अलग नेताओं को जोड़ना हो, मतलब वो इंडिया अलायंस के अगुवा थे। अब बीजेपी ने अगुवा ही ले लिया आपसे, मतलब इंडिया अलायंस से। तो अब इस अलायंस का जब अगुवा ही नहीं रहेगा तो फिर अलायंस का फ्यूचर क्या हुआ? आलोक वत्स जी का जवाब लेना चाहेंगे। उसके बाद अभिषेक यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। मैं आपसे सवाल लूं, लेकिन पहले आलोक जी का रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। आलोक जी, अगुवा ही बीजेपी निकाल ले गई। देखिए ये कलयुग है, घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में ये लोकतंत्र का की जो धज्जियां उड़ रही हैं और जिस तरीके से नेता एक पलटी मार के कभी इधर कभी उधर जी जा रहे हैं, ये अपने आप में कितना शर्मनाक है, ये हम वक्तव्य नहीं कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं हो रहा है जी। जिसको जहां कन्वीनियंस नजर आता है, जब उसको नजर आता है कि यहाँ कुछ लड्डू मिल जाएगा, तो वो चला जाता है। और यही नीतीश कुमार अगर आज ये काम करते हैं तो ये भी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इनको तो ये उपाधि ही मिल चुका है पलटू राम का। ये निश्चित है कि अगर बीजेपी को लड़ना पड़ता नीतीश लालू कॉम्बिनेशन से तो उनके लिए बिहार में मामला बहुत टफ होता। अच्छा। लेकिन अब इनके साथ आ जाने से जी मामला कुछ इनके फेवर में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं रह गया। किसी भी तरीके का कोई आदमी के साथ किस आधार पर जी राजनीति हो रही है, इसका कुछ धुरी नहीं रह गया है। ये बेलगाम राजनीति है, पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है और कुछ नहीं है। मतलब कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं मनोज जी इस पर आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी इस पर जवाब। देखिए, राजनीति में सब अपने अपने हिसाब से हर पार्टियां राजनीति करती है जी। कोई अगर पलटता है तो दूसरा उसको लेता है तब न पलटता है विवेक जी। अगर नहीं को उसको लेंगे तो फिर पलटना शब्द कहां से आता है? भाजपा को भी नीतीश कुमार की जरूरत होगी। अगर इस तरह की बातचीत सामने आ रही है, उनको लग रहा होगा, प्रेम कुमार जी के बातों का मैं कोई काट नहीं रहा हूं, लेकिन राजनीति में हर कोई, चाहे हम हो या कोई दल हो, सभी दल अपने अपने हिसाब से राजनीति करती है। कोई परिवारवाद की राजनीति करती है, कोई समाजवाद की राजनीति करती है, कोई सत्ता की राजनीति करती है। लेकिन जो भी राजनीति हो रही है, चाहे मंदिर के नाम पर राजनीति हो, कि परिवार के नाम पर राजनीति हो, कि समाजवाद के नाम पर राजनीति हो, मैं बेबाकी के साथ कहूंगा कि सारी राजनीति सत्ता के नाम पर हो रही है, दूसरे किसी के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। इसीलिए राजनीति में न कोई पलटता है और न कोई पलटाता है। खुद दोनों की जब तक मिश्रण नहीं होती है तब तक कोई किधर भी नहीं जाता। अभिषेक जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
एक शायरी की बहुत मशहूर लाइनें हैं ये जो पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई। अब क्या मजबूरी थी, कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था या फिर आरजेडी जेडीयू को ऐसा लग रहा था कि उनका फ्यूचर है ही नहीं भाई आपके साथ, क्योंकि आप परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार तो खुद मंच पर, खुले मंच पर यह बात कह चुके जिस दिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्होंने बयान दिया। देखिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई। जी, आपको भी शुभकामनाएं सर, बताइए। जो बातें आदरणीय नीतीश जी ने कही, हो सकता है वो अमित शाह के लड़के के लिए भी। अमित शाह जी के लड़के कोई क्रिकेटर बचपन से क्रिकेटर नहीं है, वो बीसीसीआई के सचिव की हैसियत से बने हैं। और रहा परिवारवाद की बात है, परिवारवाद की बात बताइए ना कि वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर के आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लड़के से लेकर के उधर अनुराग ठाकुर जी के पिताजी से लेकर के सब, अनुराग ठाकुर जी स्वयं जो है उनके पिताजी सीएम है। तो भाजपा भी कोई अछूती नहीं है। कौन सा दल किसी परिवारवाद नहीं है भाजपा के साथ। नीतीश जी कह रहे थे कि मैं नीतीश जी कह रहे थे कि मैं कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चलाऊं, मैंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन आज लोग करते हैं, आज लोग देते हैं। आज अपने बेटे को कोई सेट करने में लगा है, कोई परिवार को सेट करने में लगा है। ये तो भैया नीतीश जी के बयान है ना, आपकी सरकार है उनके साथ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। जी सांडिल जी सांडिल स्वाभाविक है। जब आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की बात चल रही थी, दूसरे से वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन थे, ठीक है, समाजवाद के प्रभाव जननायक थे। तो उनकी जब बात करें तो उनके बारे में बताएंगे ना कि भैया देखिए उन्होंने अपने लिए भी कुछ एक गाड़ी भी मिली, पटना में घर भी नहीं था, किस तरह से वो चलते थे, समाज के लिए जिंदा थे। तो ये बात करना उनकी स्वाभाविक थी। और रही बात, अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी का नहीं आया है कि पार्टी टूट रही है, नहीं। अभी तक तो हम लोग दल में है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है। जब तक ये आधिकारिक सूचना, आधिकारिक बयान, आधिकारिक कुछ नहीं हो जाए तब तक टिप्पणी टिप्पणी करना कोई वाजिब बात नहीं। ठीक है, देखिए कई प्रवक्ताओं ने कहा कि वो बात कर रहे थे कि मतलब जी ठीक है होती है जी। चीज अभिषेक जी आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है अभिषेक जी आपके पास वापस लौटूंगा। सुमित जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, सुमित जी। देखिए अभी इस डिबेट में दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे निकल करके आए। अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे प्रेम कुमार जी ने कहा कि राम राज्य की अगर लहर है तो क्या आवश्यकता है किसी व्यक्ति की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचार विचार संस्कार अर्थात अंत्योदय का जो सिद्धांत है, उस अंत्योदय के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी क्रमिक रूप से कार्य कर रही है। और आज कहीं ना कहीं राम राज्य का जो यज्ञ हो रहा है 2014 के बाद आप देखेंगे लगातार जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक पे काम किया गया, जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, तो इस प्रकार से जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया अलायंस ने एक एजेंडा सेट किया। ये एजेंडा था सनातन को गाली दो। इनके जो नेता हैं बैठ करके कभी रामायण के विषय में अपशब्द कहते थे कि मदरसा में बैठ करके लिखा गया है, इस प्रकार की बातें बोलते थे, सनातन को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाला बताते थे। तो कहीं ना कहीं राम नाम का जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में ताड़का और मारीच की जो कंपनी है ना, जो आज के समय में ताड़का और मारीच की जो कंपनी है वो उसमें हड्डी डालने का काम कर रही थी। और जब ताड़का मारीच की कंपनी जब सफल नहीं हो पाई तो मदरसा से उसने कुछ प्रोडक्शन किया। इनके मदरसा से कुछ प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन था कालनेमियों की जमात, और पूरा का पूरा कालनेमी का जमात जो है ना वो लग गया कि राम राज्य को किसी प्रकार से रोका जाए। ये ऐसे लोग जो हैं लगातार, मैं बताना चाहूंगा, टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके प्रवचन देने वाले जो लोग हैं वो लगातार इसी प्रकार की बातें करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो ये कौरवों की पूरी मंडली है जो हमेशा कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ बोलेगी, कभी लगातार आपने देखा होगा जिनके साथ गठबंधन किया उसी को तिरस्कृत करते हैं, उसी को अपमानित करते हैं लगातार। लालू जी ने सुमित भाई अभिषेक जी कह रहे हैं कि अभी तो ऑफिशियल कंफर्मेशन ही नहीं है। आप कौरवों पांडवों का आपने युद्ध करा दिया, आपने पूरी महाभारत बता दी। अभी सुमित जी एक बात, सुमित जी सुनिए ना मेरी बात, विषय में बोलूंगा। आरजेडी कह रही है कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या गया होता तो क्या ये डिलीट करवाते? नहीं सुमित जी एक बात सुनिए ना मेरी, गया इसलिए मैं क्या कह रहा हूं। सुमित जी मेरी बात सुनिए ना, की राजनीति करते हैं। ठीक है सुमित जी मेरी बात सुनिए।
आरजेडी कह रही कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में आपकी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान आ चुका है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो नीतीश आपकी मजबूरी क्यों है? देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। मैंने बार बार समझाया, भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया के अनुसार अंत्योदय, ग्रामोदय और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति, जिसके सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसको लगता है कि उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कहीं ऊपर में, उसकी आवाज नहीं तो अंतिम पंक्ति पे कौन? सर आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, 100 के लिया था, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। आपने और कहा था इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर सम्राट जी, नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक लाइन का जवाब दिया कि भाई मैं सुमित जी 1 सेकंड आ रहा हूं। सुमित जी आपको आवाज नहीं आ रही है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का अध्यक्ष कह रहे हैं भाई लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बैठक हो रही है, तो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किसी दल को साथ लाने और जोड़ने पर भी चर्चा हो सकती है। तो सम्राट चौधरी ने उसके बारे में नहीं बताया, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। अब सुमित जी मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है, अंत्योदय में यकीन रखती है, तो नीतीश कुमार तो अंत्योदय पे नहीं खड़े हैं, पंक्ति के आखिर में तो नहीं खड़े हैं, वो सीएम है बिहार के और पिछले कई 1.5 दशक से ज्यादा समय से वो बिहार का शासन चला रहे हैं। देखिए मैंने बार बार आपको बताया, रुकी कहाँ है बाधाएं, पर थमी कहाँ है आशाएं, किन तूफानों में हिम्मत है जो पंछी को बेघर कर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम करती है। ये लोग जानबूझकर, ये तो जिसके साथ रहते हैं उसके पीठ में खंजर मारने का काम करते हैं, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। सबसे छोटे सहयोगी को भी भारतीय जनता पार्टी ने उस बराबरी का दर्जा दिया है। ठीक है, अभिषेक जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी इंतजार करें, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी। हाँ, अब मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ। सुमित जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इतने बलबलाए हुए हैं, लगता है प्रभुराम जी का उन्होंने स्टैम्प पेपर को खरीद लिया। ठीक है, प्रभुराम भैया सबके राम है। ठीक है ना, ये बोलना बंद करो। हमारी बर्बरता जो है ना, मदरसा में बैठ करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस समय नहीं शर्म आती है क्या? अपने नेताओं को समझाना चाहिए ना। अपने नेताओं को शर्म नहीं आती है क्या? मदरसा को लेने के लिए भी बेचैन हो, आपको शर्म नहीं आती है मदरसा को अपने मिलाने के बेचैन हो भैया। मदरसा बेचैन हो, तुम राम को खरीद लिए हो क्या? अरे राम को खरीद लिए हो, राम को शिक्षा मंत्री अपशब्द बोलते हैं तो अरे शिक्षा मंत्री हट गया, राम खरीद लिए हो। राम तुम्हारे क्या है, रिश्तेदार है, सबके रिश्तेदार है वो। नहीं आती है क्या? अरे कोई मंत्री नहीं बनाए, अरे राम खरीद लिए हो। सब भगवान को मानने वाले हैं। जरा बलबलाया कम करिए, बलबलाया कम करिए। बेरोजगारी पे सोचो। दोनों मेहमानों से सुमित जी और अभिषेक जी, दोनों मेहमानों से आग्रह करता हूं एक दूसरे के टर्म में ना बोले। सुमित जी अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी वेट कीजिए। अभिषेक जी पॉइंट पर आइए, क्यों खफा है नीतीश कुमार? अभिषेक जी मेरा सवाल ये है, नीतीश कुमार क्यों नाराज है? नीतीश कुमार खफा है। सुमित जी एक सेकंड सुमित जी एक सेकंड वेट कीजिए, बाकी मेहमान वेट कर कि भैया मैं क्यों खफा हूँ नहीं हूँ। ये तो नीतीश जी स्वयं बताएंगे क्या है नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। मैं जो बढ़ चढ़ के आगे बोलूं कि भैया नीतीश जी जा रहे हैं, हम चल गए, पार्टी टूट गई, ये सब बोलने का अभी वक्त नहीं है। वक्त का इंतजार करिए, हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सारी मीडिया आप भले जो है वो अपना बना रहे हैं। तो क्या आरजेडी बैकफुट पर है? आरजेडी की तरफ से बयानबाजी नहीं की जा रही है, ये बात तो मैं मानता हूं। तो इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है? आप नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हैं, या डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, या डेंट को रिकवर करना चाहते हैं, सरकार बचाना चाहते हैं? कोई तो एक रीजन होगा। आप लोग बैकफुट पर हैं क्या? अरे सुन तो लीजिए सर जी, ये सरकार अगर 1% सुनिए, ये बिहार के जनता का दुर्भाग्य होगा। सरकार टूटेगी बनेगी, इससे विकास रुकता है। इस तरह 7-7 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, विकास का काम तेजी से चल रहा था। ठीक है ना, अगर ये भाजपा की बुरी नजर पड़ रही है बिहार पे, तो बहुत बुरा होगा बिहार के लिए। बिहार
या आप सोच लीजिए। ठीक है, मैं आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगा। सुमित जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। ठीक है सुमित जी, मैं आ रहा हूं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। मैं सभी मेहमानों से आग्रह कर रहा हूं, एक एक करके, ओवरलैप ना करें। अभिषेक जी कह रहे हैं आलोक जी कि बिहार के जनता के साथ गलत होगा, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। आरजेडी कह रही है ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जब तक नहीं आता तब तक इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्या आरजेडी इस वक्त बैकफुट पर है? ऑब्वियसली आरजेडी बैकफुट पे है। उसका एक मजबूत साथी अगर छूट रहा है तो उसका स्वाभाविक है कि उसको इसकी कमजोरी का, इनके जाने से उनको क्या घटा नफा होगा, ये उसका आकलन तो वो जानते ही हैं कि अगर ये साथ रहते तो कितनी मजबूती रहती। और जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, इसमें सब कुछ है, सिर्फ सूचता नहीं है। और कहीं पर इसमें ये बिल्कुल बेशरम की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं, चाहे जिस पार्टी के भी लोग हों। जब अलग हुए तो क्या क्या बयान दिया एक दूसरे के खिलाफ। आज जब मिलने की बात हो रही है तो स्वर बदले नजर आ रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। पहले भी लोगों ने, हम लोग ने बिहार के रहने वाले हैं, सुना है एक दूसरे के खिलाफ कैसी तलखियां थी। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ शेमलेसनेस है, ये लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। और अगर इस तरीके से बार बार सरकार बनती और बिगड़ती है तो इसका खामियाजा तो बिहार की जनता भुगत रही है और फिर भुगतेगी। आलोक जी नहीं, सवाल इस बात का इसका फायदा किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा, बीजेपी को होगा, आरजेडी को होगा? इस विघटन का फायदा और नई सरकार बनने का फ्यूचर कोर्स क्या देख रहे हैं आप? इसके परिणाम क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके परिणाम ये है, जब पीछे बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लड़े थे तो 40 में 39 सीट आई थी लोकसभा में। तो स्वाभाविक है लोकसभा के इलेक्शन में अगर ये दोनों आदमी मिलकर लड़ेंगे तो इनकी सीटें इनकी बढ़ जाएंगी। अगर बीजेपी को लालू और नीतीश के खिलाफ लड़ना पड़ता तो उनको बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ जाता बिहार में, चाहे जितना भी राम लहर हो या कुछ भी हो। लेकिन वो 40 से 39 वाला परफॉर्मेंस कतई नहीं रिपीट कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में अगर नीतीश उसके साथ जा रहे हैं, जैसा कि देखने से अंदाजा लग रहा है, तो निश्चित बीजेपी की स्थिति बिहार में मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, और इसलिए मुझे लगता है आरजेडी बैकफुट पर है। मैं इस पर जवाब लूं अभिषेक से और प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज में दर्शकों को बताना चाहता हूं। सियासी उठापटक के बीच बिहार से प्रशासनिक फेरबदल को बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसे लेकर सियासी घमासान के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पटना समेत कई जिलों के डीएम का ट्रांसफर किया गया है, कई विभागों के सचिवों का भी तबादला किया गया है। पूरी तरह से प्रशासनिक अमला एक्शन में नजर आ रहा है, पूरी तरह से सियासी एक्शन बिहार से देखने को मिल रहा है। और एक के बाद एक धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रेम कुमार जी के पास जाएंगे। प्रेम कुमार जी, 40 में 40 का फॉर्मूला, और सम्राट चौधरी का भी बयान सुनवाया था, लाइव बयान हमने सुनवाया था जब वो निकल रहे थे मीटिंग से। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू के भूमिका को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी लाइन बेशक सम्राट चौधरी ने नहीं बताई, लेकिन कयास तो उधर भी लगाए जा रहे हैं। तो ये जो पूरी तैयारी है वो 2024 के इलेक्शंस को लेकर है, और एज अ सीएम नीतीश कुमार अपने पद पर बरकरार हैं। तो इधर 40 मिल जाए और उधर नीतीश कुमार को उनका सीएम का पद मिल जाए। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, सम्राट चौधरी जी ने अपनी पगड़ी को नीतीश कुमार के बीजेपी में नहीं आने से जोड़ रखा था। तो अब अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आ रहे हैं तो पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि क्या है आपकी पगड़ी का, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए। यानी अभी भी पक्की बात नहीं है कि नीतीश कुमार उधर स्विफ्ट हुए हैं, और न तो अभिषेक जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, न बीजेपी कोई पुष्टि कर रही है। इसके बावजूद अगर हम इस बात को मान लें कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, तो जो बात बीजेपी के प्रवक्ता अभी लगातार कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले, कूड़े टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, इन सब के बारे में जो बोल रहे, तो सबके तो सरगना नीतीश कुमार थे ही आपके हिसाब से।
तो वो नीतीश कुमार को आप एडॉप्ट कर रहे हैं, तो बताइए ना क्या जवाब दीजिएगा, कल किसको मुंह दिखाइएगा? वही उन्हीं की सरकार के मंत्री तो बोला करते थे, नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री जब कुछ भी बोलते थे तो बीजेपी बोलती थी कि ये सनातन विरोधी बोल रहे हैं, और उन्हीं नीतीश कुमार को आप बुला रहे हैं। कौन मुंह से आप बोल रहे हैं ये बात? सवाल ये है, आज बीजेपी के लिए मुश्किल है। पलटू राम नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, पलटू राम बीजेपी कहलाएगी, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी है, नैतिकता वाली पार्टी बीजेपी है। वो बार बार पलट रही है और नीतीश कुमार को बार बार वापस बुला रही है, ये कह करके भी कि हम नहीं बुलाएंगे। उनकी क्या मजबूरी है, ये बीजेपी को बताना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। मोदी मैजिक खत्म हो गया क्या? रामलहर पर भरोसा नहीं रहा क्या? नीतीश कुमार चाहिए चुनाव जीतने के लिए? ठीक है, क्यों आप सम्राट जी अपनी पगड़ी उतारेंगे? सम्राट जी की पगड़ी का क्या होगा सुमित जी? देखिए बहुत ही अच्छा। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की पगड़ी का क्या होगा, उन्होंने कहा था वो पगड़ी रख देंगे। वो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कुछ लोग जो समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिग्भ्रमित करने वाला प्रचार प्रसार फैलाते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं। अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं। रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकड़ पत्थर भी नहीं। सूखी नदियां नाव लिए बहते हो यूं ही, किस भ्रम में जीते रहते हो यूं ही। बिहार भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के माथे पर जो भगवा है, उस भगवा का मतलब जानते हैं आप? वो भगवा क्या है? वो भगवा बिहार के प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसके माथे का उसका सम्मान है वो भगवा। वो गरीब माताओं बहनों का सम्मान है भगवा। गरीबों की आंखों में जो आंसू आते हैं ना, वही पगड़ी तो खतरे में पड़ गई है। और उस भगवे के सम्मान के लिए भारतीय वही पगड़ी खतरे में पड़ गई है। एक कार्यकर्ता, पत्रकार वही पूछ रहे हैं, भिड़ने के लिए तैयार है। याद रखिएगा आप, ये समझने की आवश्यकता है आपको। किससे लड़िएगा? सुमित जी वही तो कह रहे, वही तो प्रेम कुमार कह रहे हैं, उसी भगवे पगड़ी की बात कर रहे हैं जिसको दांव पर लगाया सम्राट चौधरी जी ने। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश की वापसी होगी तो पगड़ी रख देंगे। उसी पगड़ी की बात सम्राट चौधरी ने की थी, उसमें पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, अफगान और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 अर्थात कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार का वृक्ष और भ्रष्टाचार की शाखाएं। सभी पार्टियां जो यहाँ पर इंडिया अलायंस में, वो किसकी पैदाइश है? वो कांग्रेस की पैदाइश है। अपना अपना परिवार का बिजनेस बचाना, परिवारवाद का बिजनेस सेटल करना, इसी को तो चलाना है इनको। आज कहीं ना कहीं जब हमारे भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई लड़ रहे हैं, कहावत है बिहार में, अंधों में काना राजा। लालू जी बहुत चालाक नेता थे, उन्होंने पूरे बिहार। एक बात और बोलना चाहता हूँ जी, बोलिए प्रेम कुमार जी बोलिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ। हाँ जी ये जो बात है ना कि 40 सीट में 39 सीट बीजेपी और जेडीयू मिलकर जीत जाते हैं, फैक्चुअली बहुत सही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यही लोग साथ मिलकर लड़ते हैं तो नीतीश कुमार 45 सीट पर पहुंच जाते हैं, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है। तो मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्षणिक रूप से कुछ चीजों पे तुरंत प्रतिक्रिया दे देना है ना, वो सही नहीं होता है। राष्ट्र की जो नीति होती है ना, राष्ट्र के नीति को, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जेडीयू जी, सुमित जी आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन जेडीयू की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है, बड़ी खबर बता दें। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा जेडीयू असमंजस में नहीं है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के मन में कोई भ्रम नहीं है। मनोज झा के सवाल पर जेडीयू की दो टूक है। मनोज झा ने कहा था कोई असमंजस की स्थिति है तो नीतीश कुमार को फौरन साफ करना चाहिए। मीडिया में इस तरह की खबरों का कोई मतलब नहीं है जब तक जेडीयू की तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया जाता है। पहले नीरज कुमार का बयान आपको सुनवाते हैं। जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं।
सीधे चल रहे हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी साफ तौर पर कह रहे हैं नीरज कुमार कि कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अपना कंफ्यूजन दूर कर ले। नहीं, देखिए विवेक जी, मीडिया में जो बातें चल रही है तो उस पर उन्होंने शायद जो हमारे राष्ट्रवाद सांसद है कि भैया अपनी ये क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, इस पे आके बच्ची के नीरज कुमार जी ने बोल दिया अभी हम महागठबंधन में है तो है, अभी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है, डीपी तेजस्वी जी है, इसमें ज्यादा मुकाबला होने की बात नहीं है। हम लोग सारी मतलब स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, मीडिया का अपना काम है, एजेंडा है, वो चला रहा है। कई लोग हैं, अब ये भाजपा के प्रवक्ता ये अपनी बात करते हैं, स्वाभाविक है, इनको एग्रेसिव होना जरूरी है। ये इनको सिर्फ राष्ट्र भगवान देख रहे हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, इनको ये जितने 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का, महंगाई का, वो सब नहीं दिखता है। ये सिर्फ एक ही एजेंडा लिए हुए हैं, भगवान राम के भरोसे किस तरह से 97 के अभी तक पार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति में कौन है? आरजेडी की खामोशी की वजह क्या है? सवाल तो इस बात को लेकर है, जो बात नीरज कुमार कह रहे हैं। सुमित जी एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, मैं सुमित जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, सुमित जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, मैं अभिषेक जी का जवाब पूरा कर लूं। अभिषेक जी मुझे लगता है चले गए, मैं मनोज जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। मनोज जी देखिए विवेक जी, नीरज जी ने तो स्पष्ट कहा ना कि हम अभी मुख्यमंत्री जी हैं तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री जी हैं जी। और इन सवालों पर जदयू के किसी नेता ने या तो हमारे विजय चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं है जी। हम कहा जा रहे हैं, हम अपनी बैठक कर रहे हैं। हाँ। जो राजनीतिक परिस्थितियां आई है उस पर हम अपना विचार विमर्श कर रहे हैं और हर दल को विवेक जी अपना समीक्षा करने की जरूरत है। बिल्कुल, हम समीक्षा कर रहे हैं। अब हमारे समीक्षा पर अगर कोई निर्णय अरे मनोज भाई एक बात बताइए कि सीएम और डिप्टी सीएम में बात ही ना हो, हाई टी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की कुर्सी लगाई जाए, उस पर विजय चौधरी बैठ जाएं, तेजस्वी यादव के नाम की जो पर्ची लगी हुई तो उसको हटा दिया जाए, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दोनों नेता अलग अलग बैठेंगे, डिप्टी सीएम और सीएम अलग बैठेंगे, दोनों में बातचीत ना हो, तो फिर इसमें कयासबाजी की बात ही कहां रह जाती है? तब तो ये जग जाहिर हो जाता है मामला। नहीं विवेक जी, आपके कथन को हम कोई काट रहे हैं वैसी बात में मैं नहीं कर रहा हूँ जी। मैं ये कर रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि राजभवन में उनके नाम की प्लेट तब हटी जब वो नहीं पहुंचे जी, तब वहां और मंत्री जी हमारे अशोक चौधरी जी जाकर उस पर बैठे। हाँ। उन्होंने सम्मान किया, उनके कुर्सी पर से नाम पर्ची हटाकर तब वो बैठे, उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे, वो आए ही नहीं। बहुत जगह कार्यक्रम होता है, बहुत लोगों का नाम लिखा रहता है, नहीं आते हैं तो लोग उस पर बैठते भी हैं तो हटाकर ही बैठते हैं। और ऐसी अभी हमारी चर्चा चल रही है, हम बैठक कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हैं। हमारे नेता बैठने की बात अलग है और पर्ची हटा देने की बात अलग है। अभिषेक जी से इसका जवाब चाहूंगा। अभिषेक जी। नहीं, देखिए विवेक जी, बात सच्चाई है कि अगर कहीं पे कोई नहीं हो तो ये हमारी परंपरा है कि उनके आदर सम्मान में कि उनके चेयर का जो नाम है उसको साइड करके उस पर बैठा जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं आए तो कुर्सी खाली है तो ये बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपका किसी व्यक्ति मान्य सदस्य का कहीं पे नाम नहीं होता है तो ये एक हमारे बिहार में भी या चाहे भी एक परंपरा है, एक रिस्पेक्ट है कि उनके चेयर का जो नाम है उसको हटा करके वहाँ साइड में बैठा जाए, ठीक है ना। उनके चेयर के नाम पे तो नहीं बैठे वो चेयर को बकायदा उनको नाम के पर्ची को हटा करके फिर बैठे। हो सकता है उनको माननीय मुख्यमंत्री से कुछ बात करनी हो, कुछ सरकार के बारे में, कुछ आगे संगठन के बारे में घुमा रहे हैं। अभिषेक जी गोल गोल घुमा रहे हैं आप। मन मुटाव की बात जो बार बार हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, जो संघर्ष की बात हो रही है, वो दोनों नेताओं के बीच दिख रही है, आरजेडी जेडीयू के बीच दिख रही है। लेकिन आप कह रहे हैं ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। चलिए, आपकी राजनीति का धर्म ये कहता होगा, आपकी पार्टी का धर्म ये कहता होगा, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे झुटलाएंगे जो लगातार एक हफ्ते से सामने आ रही हैं, जो पिछले एक महीने से खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं?
उसके बारे में क्या बयान है आपका अभिषेक जी? अरे सर, हर एंगल से फोटो लेके दिखाना, अब मीडिया का परसेप्शन पे हम लोग परसेप्शन नहीं बनाते हैं ना। हम लोग तो अपनी एक आधिकारिक बयान पे चलते हैं, पार्टी की विचारधारा पे चलते हैं। जब महागठबंधन की सरकार चल रही है, बिहार के लिए अच्छा काम हो रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तब उस पर बात करेंगे। हम फालतू के बात पे क्यों ध्यान दें जब अभी जो कुछ घटित। मैं आपके साथ यहीं पर डिबेट करूंगा, आपसे यहीं पर सवाल पूछूंगा जब ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगा ना अभिषेक जी, उसके बाद मैं आपसे यहीं पर सवाल पूछूंगा। कल आप मना कर रहे थे, मैं मनोज जी पर इसका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुमित भाई आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक हमारे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं आती है, हाँ। तब तक मैं कैसे कह दूं, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता महागठबंधन के अन्य नेताओं के कारण नाराज हैं, इसमें से कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में शामिल जो दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उनको एक जगह लाकर बैठाने का काम किया और उनकी बैठक करके एक अस्तित्व में कायम किया, इससे आपको इनकार नहीं कर सकते हैं। परंतु इस बीच में जो 5 राज्यों की चुनाव हुई, उसको लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बीच चुनाव के समय कहा था, रिजल्ट जब आ रहा था, कि इस पर होना चाहिए। आज जो ममता बनर्जी की बात है, कांग्रेस के नेता उस पर कुछ बोलते हैं, तो जो कांग्रेस के चीफ है, या राहुल गांधी जी हैं, या सोनिया गांधी जी हैं, या खड़गे साहब हैं, हाँ। इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी मनोज जी, यानी जब सब अपनी अपनी राजनीति संभाल रहे हैं, तो भाई जेडीयू का भी आके अपनी राजनीति वो संभाले और अपने फ्यूचर को देखे। आलोक जी स्पष्ट कर दिया मनोज जी ने, मुझे लगता है कोई भी प्रवक्ता इतने स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहा होगा जितने स्पष्ट तौर पर मनोज जी ने इंडिया डेली लाइव पर संकेत दे दिया है। आलोक जी देखिए, ये बात बहुत पहले से सब लोगों को पता था जी कि असली लिटमस टेस्ट इनका होगा सीट बंटवारे के वक्त। हाँ, और ये जितनी 17 पार्टियां हैं, मैंने पहले भी कहा था अन्य चैनलों पर कि इनका एक ही ध्येय है कि कांग्रेस को भी 17 बना के खड़ा कर दो, और वही कवायद में है। कोई कहीं 2 सीट दे रहा है, कोई कहीं 3 सीट दे रहा है, और जहां पर उनका वजूद नहीं है वहां उनसे सीट मांग रहा है। और जो इसके प्रणेता थे, जो इस चीज के सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, अगर आज वो पलटी मार के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जी, तो इस इंडी गठबंधन का क्या बच जाएगा कि जो सूत्रधार था वही भाग लिया। कोई किसी तरीके की राजनीति जो हो रही है, ये विवेकहीन राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, प्रिंसिपल से इसका कोई लेना देना नहीं। समाजवाद, लोकतंत्र, इस सब का इसमें कहीं समावेश नहीं है जी। शुद्ध और शुद्ध अपने आप को किस तरीके से बचाए, अपने आप को किस तरीके से आगे लेके चले, वही हो रहा है जी। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, सीएम नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे से बैठक होगी। जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया और 28 जनवरी को सुबह 10 बजे से बैठक बुलाई गई है। यानी परसों ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और कहा जा रहा है इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रेम कुमार जी के पास जा रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जो डिबेट इस वक्त चल रही है वो इस बात को लेकर चल रही है, नीतीश कुमार भाव नहीं मिलने की वजह से नाराज हो गए। आरजेडी और कांग्रेस और बाकी दलों ने मिलकर जिस तरह से नीतीश कुमार की घेरेबंदी की, उससे नीतीश कुमार आहत है, नाराजगी है। मनोज जी साफ कह रहे हैं, जिस नेता ने अगुआ बन के एक महागठबंधन की नींव रखने की कोशिश की, उसको एक तरह से मजबूत करने की कोशिश की, उसको आकार देने की कोशिश की, अब वही नेता जा रहे हैं, तो किसकी नीति खराब मानी जाएगी, किसकी रणनीति में खोट है? प्रेम कुमार जी। जी विवेक जी, मुझे नहीं याद आता है कि नीतीश कुमार जी ने कभी कोई असंतोष जताया है कि उनकी उपेक्षा हुई है। उनको तो संयोजकत्व मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि 2-3 पार्टियां मीटिंग में नहीं हैं,
इसलिए जब वो सभी रहेंगे तभी हम इसको स्वीकार करेंगे। तो 28 पार्टियों में 3 को छोड़कर 25 ने उनको संयोजक नीतीश कुमार को संयोजक कन्वीनर उन्होंने स्वयं नहीं लिया। नीतीश कुमार को संयोजक पद पर बिठाए जाने से कुछ दलों ने आपत्ति जाहिर की थी। नहीं, आपत्ति किसी ने जाहिर नहीं की। अब एब्सेंट थे 3 पार्टियां, अखिलेश जी नहीं थे, ममता बनर्जी नहीं थे, आम आदमी पार्टी, वो तीनों बैठक में नहीं थे। तो नीतीश जी ने कहा कि जब ये लोग रहेंगे तब हम स्वीकार करेंगे। चलिए तो ठीक है, अभी तक कोई असंतोष आया नहीं है। चलिए ठीक है, आप भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कीजिए। अभिषेक जी तो कर ही रहे हैं, जेडीयू के मेहमान हमारे मनोज जी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। आलोक जी बता रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, और सुमित जी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का ही वेट कर रहे होंगे। सुमित जी देख रहे होंगे कि 2024 के हिसाब से रणनीति बीजेपी कैसे बनाए और बीजेपी की आगे क्या रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।